हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है दृष्टि टीचिंग एप्लीकेशन पर। मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बेहतरीन 25 प्रश्नों पर, जिनकी व्याख्या बहुत ही वृहद स्तरीय रहती है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी रहती है। इस सीरीज में भी हम लोग 25 प्रश्न लेंगे और उनकी गहराई से उनका विश्लेषण करेंगे और उसमें जो सभी विकल्प दिए रहते हैं, यानी कि एक तो उत्तर होता है प्लस 3 अन्य विकल्प रहते हैं, उन पर भी मैं गहराई से चर्चा करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए इसी क्रम में निरंतर सहायक रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कौन सा कथन मैलिनोवस्की के अनुसार सही नहीं है। यानी कि ये जो चार आपके सामने विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहला विकल्प है मैलिनोवस्की मुख्य रूप से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के पदों के बारे में बताते हैं। ठीक है, एकदम सही चीज है। मैलिनोवस्की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के पदक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला विकल्प एकदम सही है। दूसरा विकल्प है मैलिनोवस्की को प्रकार्य वादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका अनुभूति मूलक यथार्थ से मोह था। इंपेरिकल नॉलेज यानी अनुभविक नॉलेज से उनका मतलब था, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो मैलिनोवस्की हैं ये स्टेटमेंट गलत है। मैलिनोवस्की जो है प्रकार्यवादी चिंतक है और उनका इंपेरिकल नॉलेज से कोई मतलब नहीं था। वो एक संरचना की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं और इनके बारे में मैंने आपसे विस्तृत चर्चा करी है कि मैलिनोवस्की ने किस तरीके से विभिन्न विषयों पर गंभीरता से अपना प्रकाश डाला है, जो संरचना और व्यवस्था और आवश्यकताओं के संदर्भ में जो है जरूरी समझ में आती है। उन्होंने नातेदारी व्यवस्था हो, चाहे जाति हो, चाहे परिवार व्यवस्था हो, उस पर भी गंभीर चिंतन प्रस्तुत करने का काम किया है। ठीक है, मैलिनोवस्की का मानव शास्त्र में शक्तिशाली प्रभाव बना हुआ है, यानी एंथ्रोपोलॉजी में उनका जो है बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव देखा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी के गहरे चिंतक हैं। फिर मैलिनोवस्की सावधानी पूर्वक किए गए क्षेत्रीय अनुसंधान में सतत उपस्थिति नजर आती है, यानी कि जो उसने स्टडी करी थी उसमें रीजनल रिसर्च पर उसने बहुत फोकस किया था। तो जाहिर सी बात है मैलिनोवस्की ने कई सारे क्षेत्रीय अध्ययन किए थे जो उनके कार्यों में परिलक्षित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होने वाला है। नवंबर 2017 में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गहरा प्रश्न है कि मर्टन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ समूह के निर्माण का आधार है। संदर्भ समूह के निर्माण का इनमें से कौन सा एक आधार है। क्या सापेक्षिक समानता है, क्या सापेक्ष असमानता है, सापेक्षिक जटिलता है या सापेक्ष वंचना है। ठीक है, तो ये नवंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। संदर्भ समूह, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संदर्भ समूह कभी प्रश्न पूछा जाए संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो हाइमेन नामक एक व्यक्ति हुए हैं। हाइमेन, इनकी बुक है साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में इसके बारे में ये बात करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस के बारे में बात करते हैं। समाजशास्त्र में अगर जब भी चर्चा होगी तो रॉबर्ट किंग मर्टन का नाम लिया जाएगा। संदर्भ समूह का मतलब क्या है कि जैसे मान लो तुम कोई टीचर बनना चाहते हो या आईएएस बनना चाहते हो या कोई भी तुम भूमिका निभाना चाहते हो, बहुत अच्छे एक्टर बनना चाहते हो,
तो तुम्हारे नजर में कुछ आईएएस ऑफिसर होंगे, जैसे आईएएस ऑफिसर हैं अनिल स्वरूप हो गए, एक्टर में मान लो शाहरुख खान हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, या टीचर्स में विकास सर हो गए, या और कोई बड़ा टीचर प्रोफेसर आपकी लाइफ में हो जिसने आपको मोटिवेट किया हो, तो वहां पर आप उससे प्रभावित होते हैं। तो जो है संदर्भ समूह का मतलब ही होता है सापेक्षिक वंचन, रिलेटिव डिप्रिवेशन। कहीं ना कहीं आप उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो आप सारी क्वालिटीज जो आपके अंदर नहीं है उस व्यक्ति के हैं, तो उस व्यक्ति की क्वालिटीज को, उस व्यक्ति की अभियोग्यताओं को अपने अंदर आप समाहित करना चाहते हैं। तो इसमें दो चीजें समझ में आती हैं, एक है आकांक्षा और दूसरा है तुलना, सापेक्षिक वंचना। ठीक है, संदर्भ व्यक्ति की भी एक अवधारणा होती है, वो भी मर्टन की है, मैंने आपको पढ़ाया है। संदर्भ व्यक्ति ये भी मर्टन ने कंसेप्ट दिया है। तो इस सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भों में इसको देखा जाता है, लेकिन उसका जो पर्सपेक्टिव है वो वहां पर निकल कर आता है कि सकारात्मक व्यक्ति को आपने संदर्भ माना। जैसे मान लो आजकल लोग बहुत ज्यादा जो है कालीन भैया और गुड्डू भैया जैसे लोगों को संदर्भ समूह मानते हैं, तो ये चीज बड़ी निकल कर आती है। फिर सकारात्मक की बात अगर आप करोगे तो जैसे कोई तुम्हारा टीचर है, कोई प्रोफेसर रहा है, किसी भी व्यक्ति से जिससे तुम प्रभावित हो सकारात्मक रूप से, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो उस व्यक्ति को तुम देख कर वैसा बनने की कोशिश करते हो, है ना। तो एक थिंकर हुए स्टाउफर, स्टाउफर उनकी पुस्तक है अमेरिकन सोल्जर, उसमें भी इन्होंने बात करी। ठीक है, एक थिंकर हुए ऑक्टो क्लाइनबर्ग, जिन्होंने वैकल्पिक की बात करी। तो इस तरीके से जो प्रश्न है वो काफी गहरे हैं और महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला है कौन सा कथन समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सी राइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है। देखिए इनकी पुस्तक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्री कल्पना, उसके बारे में भी इन्होंने विचार दिया कि कह रहे हैं कि समाजशास्त्री कल्पना से कौन सी चीज जुड़ती है। मतलब एक हाइपोथेसिस हम अपनी लाइफ में बनाकर चलते हैं किसी भी विषय को लेकर, और उस हाइपोथेसिस के सहारे ही हम अपने डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना। सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में किसने देखा? दुर्खीम ने देखा। वो कहते हैं एवरीथिंग इज सोशल फैक्ट, तो ये तो हो गया गलत। ठीक, तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की भी जो मतभेद समझने का काम किसने करा, इसमें वेबर, दुर्खीम ऐसे चिंतक आ जाते हैं, तो ये भी हो गया गलत। फिर व्यक्ति पर आधारित स्पष्टीकरण से बचना, तो जो समाज की बात करता है वह है दुर्खीम। दुर्खीम क्या कहते हैं, समाज ही वास्तविक देवता है। समाज क्या है, स्वयंभू है। समाज क्या है, ही वास्तविक देवता है। इनके अध्ययन के केंद्र में दुर्खीम के कौन है,
समाज है, व्यक्ति नहीं है। जून 2016 में प्रश्न पूछा गया था। इन्होंने जो इमेजिनेशन किया है उसमें यह विकल्प सही होता है सी, कि निजी जो समस्याएं हैं और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको में एक साथ लेकर आएंगे तो हम कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतरीन, सटीक और विस्तृत व्याख्या कर पाने में सफल होंगे। तो जो सी राइट मिल्स हैं ये बहुत बड़े चिंतक हैं। अब निजी समस्याएं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना, जैसे एक समाज में दो चीजें हैं, यह मान लो समाज है तो इसका एक अंग व्यक्ति भी तो है, इसका एक अंग व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति की समस्याएं हैं, जैसे व्यक्ति की समस्या क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, घर, स्वास्थ्य, और वो व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है, एक तरफ है समाज। तो जब व्यक्ति इतनी चीजों से घिरा होगा तो तमाम प्रकार के सामाजिक मुद्दे उभरते हुए प्रतीत होंगे, सामाजिक संघर्ष होंगे, सामाजिक आंदोलन बढ़ेंगे, है ना, सापेक्षिक वंचना आएगी, सोशल टेंशन भी बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत से मुद्दे इसमें इसी तरह से काम करेंगे। अगला है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है? सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। चूंकि दुर्खीम यह प्रश्न बहुत ही शानदार और बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, मतलब कह सकते हो कि हर एग्जाम के लिहाज से यह प्रश्न बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहां क्या कहा गया कि समाजशास्त्र क्या सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। तो भैया सामूहिक प्रतिनिधान क्या है, हम किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं? तो जैसे टोटम या प्रतीक, तो जैसे कोई हिंदू है तो मंदिर उसका प्रतीक है, या झंडा, झंडा है तो पूरे देश का प्रतीक है। अगर कोई व्यक्ति भारत का झंडा लगाए हुए है तो क्या है, वो पूरे देश का प्रतीक है ना, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि कौन व्यक्ति कहां का है, जो है भारतीय है। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व है ना। सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात आप धर्म के संदर्भ में समझ सकते हैं या राष्ट्रीय चिन्ह के संदर्भ में समझ सकते हैं। ठीक है, अशोक लगी लाट हो और भारत सरकार लिखा हो तो फिर वहां यह मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, किस भाषा से आते हैं, अमीर है कि गरीब है, वहां सिर्फ और सिर्फ आप भारतीय होने का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, भारतीय होने की परंपरा का निर्वहन करते हैं, है ना। तो ये चीज यहां पर आ जाती है। तो ये दुर्खीम यहां पर आपके जवाब में आ गया। अब हम लोगों ने काम्ट पर बात नहीं करी है, आगस्ट काम्टे पर बात चलो कर लेते हैं। आगस्ट काम्टे, तो इनका जो जन्म है 1798 में और मृत्यु 1857 में हुई, और ये कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कैरोलिन मैसिन, आई थिंक कैरोलिन मैसिन था इनकी पत्नी का नाम। ये एक इंजीनियरिंग पेशे के स्टूडेंट थे। इनके गुरु का नाम क्या था? सेंट साइमन। यहां साथियों इनके गुरु का नाम जो नाम था वो था सेंट साइमन। इनके गुरु का नाम था, क्या नाम था? सेंट साइमन।
इन्होंने फ्रांस में जो परिवर्तन हो रहा था या यूरोप में जो परिवर्तन हो रहा था उसको इन्होंने देखा और उसके आधार पर समाजशास्त्र की को एक विषय के रूप में डेवलप किया। तो ये औद्योगिक क्रांति प्लस फ्रांसीसी क्रांति को ये मानते हैं समाजशास्त्र के लिए। तो जो 1750-60 के दशक में औद्योगिक क्रांति हुई और 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई जिसका नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, उसके आधार पर इन्होंने अपनी बात करी है। इनकी जो अवधारणाएं हैं वो बहुत अहम है। जैसे इनकी अवधारणा है प्रत्यक्षवाद की। तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत क्या कहता है? कहता है ये बेसिकली साइंटिफिक है। जो घटना जिस रूप में घटी है उसका उसी रूप में वर्णन करना। इसके लिए कहते हैं 3-4 चीजें जरूरी हैं। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, परीक्षण, तुलना, ऐतिहासिकता और मूल्यांकन करना। ये सारी चीजें जोड़कर देखते हैं। फिर इनका लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का एक सिद्धांत है। कि 3 चरणों का नियम। इसे उद्विकासी क्रम भी कहते हैं। इसमें पहला आता है धार्मिक स्तर, दूसरा आता है तात्विक स्तर और तीसरा आता है वैज्ञानिक स्तर। धार्मिक स्तर यानी कि वो स्तर जो मनुष्य के विकास का सबसे प्रारंभिक स्तर था, जहां मनुष्य ने अपने लिए सबसे बेसिक तौर पर चीजों को डेवलप किया था। मनुष्य ने अपने लिए सबसे बेसिक स्तर पर चीजों को विकसित किया था। सबसे प्रारंभिक चीजें वहां पर देखने को इनके काम में मिलती हैं। फिर तात्विक स्तर, यहां मनुष्य क्या है? डर और भूत प्रेत को अब पूजा आराधना करता है। यह तात्विक स्तर है जहां पर डर भी है और वैज्ञानिक सोच भी है। और ये जो स्तर है ये साइंटिफिक टेम्परामेंट का स्तर है, साइंटिफिक स्टेज है। इनका एक सिद्धांत है सामाजिक स्थैतिकी और एक है सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थितिकी के मतलब है सामाजिक घटनाओं को सामाजिक व्यवस्था के क्रम में देखना, अर्थात जो घटना
समाज में घट रही है उसका उसी रूप में देखना। मतलब इसका यह भी है, इसको और सरल भाषा में मैं कहूं तो वर्तमान सामाजिक स्थितियों को उस संदर्भ में देखने का प्रयास करना, समाज में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करना। समाज जो जिस रूप में है उसी रूप में उसको स्वीकार करना और उसी रूप में उसकी व्याख्या करना। बदलते हुए और सामाजिक गतिकी में क्या है, बदलती सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना। समाज की जो बदलती धारणाएं हैं, जैसे विवाह, परिवार, नातेदारी, जाति, ये जो सारी संस्थाएं हैं जिनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, इनको परिवर्तन के क्रम में व्यवस्थित रूप से देखने की बात करते हैं। ये आगे समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था, समाजशास्त्र, ये कहते हैं समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। इनका एक कंसेप्ट और है जिसमें कहते हैं समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है। ठीक, तो उसका एक क्रम बताते हैं। इसमें पहले नंबर पर है मैथ, गणित, फिर दूसरे नंबर पर है खगोल विज्ञान जिसमें अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है, यानी मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिर आता है भौतिकी, फिजिक्स, फिर आता है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, फिर आता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, और फिर आता है सोशियोलॉजी। सबसे टॉप पर है। तो इस इनका उद्देश्य था कि हम सबसे ऊपर समाजशास्त्र को रखें, तो इसलिए इन्होंने सिद्ध किया कि समाजशास्त्र क्या है, सभी विज्ञानों की रानी है। ठीक है, समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहकर इन्होंने संबोधित किया। इनकी पत्नी, जैसा कि आपने पढ़ा, कैरोलिन मैसिन थी। उनके साथ जब इनके संबंध विच्छेद हो गए तो ये काफी हताश हुए और समाज की व्याख्या इन्होंने नई ढंग से करनी शुरू करी। तो इन्होंने मानवता के बारे में बात करनी शुरू करी। कहा मानवता परम वास्तविकता है। महिला के महत्व के बारे में इन्होंने बात करी। परिवार को सामाजिक व्यवस्था की इकाई माना। और जब इनकी पत्नी से इनका डाइवोर्स नहीं हुआ था उसके पहले तक इतने ये वैज्ञानिक थे कि कहते थे कि समाज को जानने के लिए मंदिरों में ब्राह्मणों को यानी कि पंडितों को हटाकर हमें वहां पर समाजशास्त्री बिठा देने चाहिए, जिससे हम समाज को ठीक तरीके से समझ पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप क्या है? आदर्श प्रारूप, तो जैसे कि मैंने बताया, आदर्श प्रारूप का मतलब क्या, जैसे सच बोलना, सच बोलना, ये आदर्श प्रारूप है। तो आप सभी जानते हो कि कोई भी व्यक्ति हमेशा 100% सच नहीं बोलता, लेकिन अगर कोई आदर्श ही न रखा जाए तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा और बुरे में क्या अंतर है। तो आदर्श एक सूरज की तरह है जो चमक रहा है और हमें उसकी लाइट में आगे बढ़ना है, उसको प्राप्त करना है। यह संभव है कि वो आदर्श हमें प्राप्त ना हो, लेकिन जितना भी मैक्सिमम हम उस दिशा में उसकी तरफ आगे बढ़ पाए, बेटर एंड गुड, है ना, गुड, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये बेसिकली समाज को समझने का एक तरीका है ना, वरना तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि क्या स्थिति है। तो प्रदत्त समाज में सर्वाधिक सामान्य परिस्थिति होती है, गलत। दूसरा है, एक आदर्श समाज का दार्शनिक प्रतिरूप है, ये भी नहीं है, सही है। तीसरा, सामाजिक शोधकर्ता द्वारा संग्रहित व्याख्या की साक्ष्य, ये भी सही नहीं है। सी सही है, सामाजिक घटनाओं को समझने का अवधारणात्मक या विश्लेषणात्मक साधन है। जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको समझने का एक साधन है। तो ये मैक्स वेबर का, इसको पद्धति शास्त्र भी इस कहा जाता है। अब मैक्स वेबर को और भी बहुत चीजों के लिए जाना जाता है, तो आइए बात करते हैं। बुक्स की बात नहीं करेंगे, इनकी अवधारणाओं की बात करेंगे मैक्स वेबर की। कि इनके काम में क्या क्या चीजें परिलक्षित होती हैं। तो मैक्स वेबर को नाजीवाद का बौद्धिक जनक भी कहते हैं, पूछा जा चुका है, नाजीवाद का बौद्धिक जनक भी मैक्स वेबर को कहा जाता है। ये मूल्य संदर्भ की बात करते हैं, मूल्य संदर्भ की बात करते हैं। ये कहते हैं हर काम ईश्वर का बुलावा है। दरअसल वर्क इज वर्शिप वाली अवधारणा में इनका विश्वास है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इनको व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र यानी किसी भी काम को व्याख्यायित करना। ठीक है, और बात करें तो इस समाजशास्त्र को एक पद्धति भी मानते हैं। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? एक पद्धति है। एक क्या है? एक मेथड है, एक पद्धति है। इन्होंने संस्थागत सत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने धर्म के समाजशास्त्र के बारे में बात करी। धर्म का समाजशास्त्र, प्रोटेस्टेंट एथिक्स, एथिक्स वाली जो बुक है उसमें इन्होंने कानून के समाजशास्त्र की भी बात करी।
कानून के समासात की भी बात करी। इन्होंने जाति को एक प्रस्तुति समूह कहा, जाति को एक प्रस्तुति समूह कहा। इनको वैचारिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है। इनको वैचारिक निर्धारणवादी कहा जाता है। ये कहते हैं कि भारत में जो जाति है, जाति भारत में जन्म एवं कर्म पर आधारित है। ठीक है। इन्होंने जीवन अवसर की बात करी, लाइफ चांस, लाइफ चांस की भी बात करी, जीवन अवसर की भी बात करी, और शक्ति का जीरो सम मॉडल, जीरो सम मॉडल भी दिया। शक्ति का एक जीरो सम मॉडल भी इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, शक्ति का जीरो सम मॉडल भी प्रस्तुत किया। तो ये मैक्स वेबर के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई, नोट कीजिएगा। देखिए, प्रश्न गहरे भी हैं, प्रश्न अच्छे भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आए हुए प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं? तो देखिए, पकड़ने की बात है, मैंने इंटीग्रेशन जब एजिल मॉडल पढ़ाया था तो 4 बातें बताई थी। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आपका एक प्रश्न निकलेगा। तो ये एजिल मॉडल है, AGIL। तो ए का मतलब क्या है? एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। एल का मतलब क्या है? जी का मतलब क्या है? गोल, यानी लक्ष्य। आई का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। एकीकरण। और एल का मतलब क्या है? लेटेंसी। तनाव प्रबंधन। तो इसका जवाब क्या हो गया? पार्सन्स ने दिया है, पार्सन्स का सही जवाब हो गया, है ना। अब देखिए, ये होता क्या है एजिल, जैसे आप कहीं भी कोई काम करते हो, रहने जाते हो, पढ़ने जाते हो, व्यवसाय करने जाते हो, नौकरी करने जाते हो, तो उस वातावरण के साथ जिसमें आपको रहना है, काम करना है, आप कहीं ना कहीं उसके साथ एडजस्ट करते हो, उसके साथ तादाद में स्थापित करते हो, तभी आप चीजें कर पाते हो। आप उस समाज के साथ एकीकरण करते हो, उसमें कुछ आप दोस्त बनाते हो, कुछ आप अपने मित्र बनाते हो, उनके साथ आप ठीक तरीके से रहना सीखते हो, व्यवहार करना सीखते हो, उनके साथ आपका एक नजरिया बदलता है। आप अपना एक लक्ष्य लेकर जाते हो, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप मेहनत भी करते हो, तो उससे जुड़ी आपकी कई सारी समस्याएं हैं। तनाव भी आपको होता है, तनाव के प्रबंधन के लिए आप सिनेमा देखते हो,
नाटक देखते हो, सब कुछ करते हो, तो ये सारी चीजें भी जरूरी है। तो सामाजिक एकीकरण निर्णायक भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है, और ये पार्सन्स ने कहा है, जून 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आप ठीक तरीके से चीजों को डिकोड करके चलेंगे ना, आप एक बेस्ट चीजें कर पाएंगे। अब देखिए, ये किताब अभी इसके पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस करी है। बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। मतलब एकदम मस्त हलवा प्रश्न है, और आराम से आपको जीआरएफ निकालने में ये हेल्प करेंगे। देखिए, एक नाम है मार्गरेट मीड, ये GH मीड नहीं है, GH मीड अलग है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो जवाब ये होगा, मार्गरेट मीड इसका जवाब नहीं होगा। गार्डनर मर्फी दिया और टालकट पार्सन्स दिया है। तो मीड के बारे में हम लोगों ने बहुत बात करी है कि ये क्या है, ये व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से जुड़े हैं, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, व्याख्यात्मक समाजशास्त्री। अच्छा, कभी माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक पूछ ले तो वो पेरेटो की है, माइंड एंड सोसाइटी पूछ ले तो पेरेटो की है। तो इनका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत है, आई का सिद्धांत है, मी का सिद्धांत है, अदर यानी कि मैं, मुझे, अन्य, सामान्यीकृत अन्य, विशेषीकृत अन्य, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, ये सब बातें किसकी हैं, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। और इनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जो सबसे इनकी फेमस पुस्तकों में से एक मानी जाती है। साथ में और क्या है, सामाजिक व्यवहारवाद, का इनका सिद्धांत है, सामाजिक अंतःक्रिया का इनका एक सिद्धांत है, फिर स्व से अंतःक्रिया, स्व का विकास, ये भी इनका एक कंसेप्ट है ना। अग्रिम समाजीकरण, अग्रिम समाजीकरण का मतलब होता है जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो तुम उसी तरीके का एटीट्यूड, पहनावा, किताबें पढ़ना, उसी तरीके की चीजें देखना, ये सब पहले से ही शुरू कर दो, उसे बोलते हैं अग्रिम समाजीकरण। मतलब बनना, अगर आपको एक्टर है और आप एकदम चिपका के यहाँ तक जो है टाई बेल्ट लगा के आओगे तो कैसे कोई मानेगा। एक्टर बनने के लिए थोड़ा रणबीर कपूर, रणबीर सिंह बनना ही पड़ता है ना। स्वचेतना की अवस्थाएं भी बताते हैं कि स्वचेतना की कौन सी अवस्थाएं होती, मतलब ये वो ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर जैसे कोई शिशु है, वो जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो इस तरह अवस्थाओं से गुजरता है। तो कोई बच्चा सबसे पहले क्या करता, अनुकरणीय अवस्था, जैसे मेरी छोटी सी बेटी है, अनुकरणीय अवस्था। तो भी कल वो क्या कर रही थी, एक बॉल है जो इसको जमीन में डालो या किसी चीज से उसको चोट दो तो वो जलता है, तो उसको मैं पैर से ऐसे चोट दे रहा था, जल जा रहा था। अब वो छोटी सी 10 महीने की है, अब उसको पैर पे वो अपने मारने की कोशिश कर रही थी कि मैं भी पैर पर मारूंगी तो जल जाएगा। तो इसे बोलते हैं अनुकरणीय अवस्था, जहां वो सिर्फ देख कर सीख रही है।
और फिर अभी आएगा प्ले स्टेज, इसके बाद जहां पर वो देख देख कर खेलना वोलना और सब व्यवहार करना सीखेंगी। फिर उसके बाद आएगा गेम स्टेज, और भी लोगों से व्यवहार करना, नमस्ते करना, चरण स्पर्श आदाब, जो भी है जिस धर्म में वो सब बच्चा उस हिसाब से अपने हिसाब से वो करता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो है पूरी व्याख्या इस रूप में सुनिश्चित होती है। ठीक है, चलिए अगले चिंतक हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि क्रांतियां इतिहास का इंजन है? जून 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स। हीगल ने क्या कहा था? विचार भौतिक जगत को प्रभावित करते हैं। ये जवाब नहीं, जवाब है कार्ल मार्क्स। मार्क्स क्या कहता है कि भौतिक जगत विचारों को प्रभावित करता है। मतलब अमेरिका में अगर उदारता की बात होती है तो वहां नए नए स्टार्टअप्स पनपते हैं। अब तुम ये माली, समोआ, बरमूडा, जाम्बिया, इन सब देशों में इस तरीके की सोच क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो वहां ये चैलेंज बने रहेंगे। फिर ये कहते हैं कि अभी तक का इतिहास, चूंकि कोटेशन से जुड़ा है तो कोटेशन की बात कर लेते। अभी तक का इतिहास, अभी तक का मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। फिर अगला कोटेशन है, धर्म जनता के लिए अफीम है। कहते हैं राज्य एक शोषणकारी संस्था है। यह पूंजीपतियों के हाथ का हथियार है। फिर एक कहते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं खोना है। और पाने के लिए पूरा संसार है। ठीक है, तो ये ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बोलते हैं बेसिकली 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारा जहां है। तो ये कहते हैं क्रांतियां जो हैं इतिहास का इंजन है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक सदी में एक क्रांति हुई है और उसके बाद ही दूसरे समाज का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी राय रखते हैं। कहते हैं भौतिक जगत विचारों को प्रभावित करता है। जैसा आपके पास आसपास का वातावरण होगा, भौतिक जगत होगा, उसी तरीके से आपके विचार बनेंगे।
आप एक बहुत गरीब मुल्क में रहकर एलन मस्क बनना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं कि हीगल सर के बल खड़ा था। हीगल, नोट कीजिएगा, हीगल सर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया। कहते हैं अभी तक का मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। धर्म जनता के लिए में, कहते हैं धर्म को पूंजीपति शोषण के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, जबकि उसके पीछे जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी किस्मत में यही लिखा है तो हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, और हम प्रयास करना बंद कर देते हैं यानी कि हम अपने शोषण के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। राज्य को एक शोषणकारी संस्था क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका कहना है कि पूंजीपति ही सब कुछ निर्धारित करते हैं। भौतिक जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की अवधारणा है इनकी, आर्थिक निर्धारणवाद की, उसमें कहते हैं कि जो उच्च वर्ग है वही सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्धारण करता है, वो सभी प्रकार के चिंतन का स्रोत है, सभी प्रकार का जो स्वरूप है वो वही तय करता है। कभी मुकेश अंबानी के साथ ऐसी कोई घटना देखते हो आप जिससे उनकी गाड़ी का चालान हो जाए? नहीं देखोगे। अब निम्नलिखित में से किसने सामाजिक व्यवस्था के प्रगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात करी है? अब देखो, शब्द पकड़ने की बात है, ये होता कीवर्ड। मैं हर दिन जब पार्सन्स पढ़ाता हूं तो सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था करता रहता हूं। जून 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आप सोशल सिस्टम की बात करोगे तो जाहिर सी बात आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसका जवाब हो गया टालकट पार्सन्स। अब पार्सन्स का नाम आएगा तो इनकी बुक भी है, द सोशल सिस्टम। ये सामाजिक क्रिया की बात करते हैं जिसमें अर्थ का होना जरूरी है, अभिप्रेरणा, अनुक्रिया और कॉग्निटिव माइंड, संज्ञानात्मकता को उसके साथ जोड़कर देखते हैं। फिर इनका सामाजिक व्यवस्था का भी मॉडल है, फिर इनका एजिल का भी मॉडल है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं इनके मॉडल में। अगला प्रश्न है, दुर्खीम के लिए नैतिक घनत्व का क्या मतलब है? दुर्खीम बेसिकली नैतिक घनत्व की बड़ी बात करते हैं। कहते हैं सामाजिक घनत्व और नैतिक घनत्व भी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो नैतिक घनत्व कहते हैं समाज में किसी भी चीज का बढ़ना, बहुत ज्यादा बढ़ना और बहुत ज्यादा घटना, दोनों चीजें बहुत हानिकारक हैं। जैसे जब लोग भाग्यवादी आत्महत्या करते हैं या दूसरों परार्थवादी आत्महत्या करते हैं, जब राष्ट्रवाद की भावना बहुत बढ़ती है तभी लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब राष्ट्रवाद बहुत घट जाता है तो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो एक संतुलन की बात करते हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं, ये कहते हैं व्यक्तियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है नैतिक घनत्व का मतलब। भाई नैतिक घनत्व का मतलब व्यक्ति की संख्या में वृद्धि होना हुआ ही नहीं। नैतिक होने का क्या मतलब है कि तुम सही दिशा में रहो, अच्छे काम करो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, व्यवस्था का पालन करो, जो तुम्हें काम जिस रूप में दिया गया है। यही तो हुआ ना नैतिक घनत्व, यह नैतिकता। तो नैतिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति, ये भी नहीं है। संयम अनुभव करने वाले व्यक्ति, ये भी नहीं है। नैतिक घनत्व का मतलब है व्यक्तियों के बीच में ठीक ठीक अंतःक्रिया होना, इंटरेक्शन का ऐसा दायरा बढ़ना
जिससे दिखे कि समाज में सहिष्णुता अच्छी है, समाज में सुदृढ़ता यानी मजबूती बढ़ गई है, सामाजिक एकता बढ़ गई है। अब जैसे आजकल आप देखते हो मॉब लिंचिंग होती है, जैसे भी अभी कल की घटना आप देखो, राजस्थान में एक लड़का एक स्टूडेंट को ही 12th के पुलिस ने दौड़ाकर गौ तस्कर के रूप में मार दिया। अब ये क्या है, अब मतलब इस तरीके से मॉब लिंचिंग, गौ तस्करी के नाम पर ये सब चीजें की जाती, कहीं ना कहीं घटता नैतिक घनत्व है। तो ये सारी जो है चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं सोसाइटी के लिए, सिस्टम के लिए, व्यवस्था के लिए, है ना। जबकि समाज में होना क्या चाहिए, जब हम एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, बहुधार्मिक, बहुभाषाई, बहुक्षेत्रीय राष्ट्र हैं, तो हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को, एरेनी को डेवलप नहीं करना चाहिए जिससे चुनौती पैदा हो, और होगी तो कल कहीं ना कहीं सबके सामने आएगी। तो ये बात भी इनके सिद्धांत से पता चलती है। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना दी? बढ़िया प्रश्न है, स्वतः साधक भविष्योक्ति। ठीक है, स्वतः साधक भविष्योक्ति, ये कुछ नहीं, एकदम इजी कंसेप्ट है। मैक्स वेबर का है? नहीं सर। पार्सन्स का है? नहीं सर। रॉबर्ट किंग मर्टन का है। यानी कि सोसाइटी से इंटरेक्ट करना और प्रयास करना कि वो कुछ बेहतर जीवन में करे, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना, समाज में बदलाव लाने का प्रयास करना, समाज की बेहतरी के लिए प्रयास करना, समाज की व्यवस्था के लिए प्रयास करना, ताकि वो अपने जीवन को, समाज को, सामाजिक व्यवस्था को बेहतर कर पाए। तो मर्टन, इस पर बहुत बात हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ट्रोबियांड आइलैंडर्स का अध्ययन किया? ट्रोबियांड एक द्वीप है, उसके अध्ययन से जुड़ा यह मामला है। ठीक है, तो ट्रोबियांड आइलैंडर्स के अध्ययन की बात है और बढ़िया प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन अध्ययन नहीं करते हैं, जेम्स फ्रेजर ये भी नहीं करते हैं, ये जादू वगैरह की बात करते हैं, दुर्खीम भी नहीं करते हैं। मेलिनोवस्की है जो इसकी बात करते हैं, ब्रॉनिस्ला मेलिनोवस्की। तो मेलिनोवस्की समाज के स्तर की बात करते हैं, समाज का स्तर। तो ये जैविकी अवस्था, फिर है सामाजिक अवस्था, और है प्रतीकात्मक अवस्था। तीन प्रकार की अवस्थाओं की बात करते हैं। और चूंकि जब हम बात कर रहे हैं मेलिनोवस्की की, तो इनके सिद्धांत में और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं, आइए उनको देखते हैं। ये कहते हैं कि जो विवाह है वो नातेदारी व्यवस्था का मूल है। जाहिर सी बात है, चाहे रक्त संबंधी नातेदारी हो, चाहे विवाह संबंधी नातेदारी हो, दोनों पनपेंगे, है ना। तभी बच्चों का जन्म होगा, तो जन्म मूलक नातेदारी भी बनेगी और विवाह मूलक तो बनेगी। इन्होंने अपने अध्ययन में, जब ये आइलैंडर्स का अध्ययन किया था, तो इन्होंने सहभागी अवलोकन की पद्धति का प्रयोग किया था। सहभागी अवलोकन पद्धति,
इसका क्या मतलब होता है कि समाज का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी अध्ययन की पद्धति कैसी होनी चाहिए? सहभागी, यानी किसी घटना पर खुद जाकर अध्ययन करना, उसका हिस्सा बनना, उसके अनुसार जो घटना घट रही उसको देखना, समझना, हस्तक्षेप किए बिना, उसे बोलते हैं सहभागी अवलोकन। तो ये ट्रोबियान डू आइलैंड है, ये न्यू गिनी में पड़ता है, द्वीप है न्यू गिनी, वहीं पर जाकर इन्होंने इसका अध्ययन किया था, न्यू गिनी द्वीप में पड़ता है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा। एक विवाह को ही ये सबसे बेहतरीन मानते हैं, एक विवाह को ही विवाह का सच्चे स्वरूप होने की ये बात करते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी? तो यार अभी पीछे हम लोगों ने प्रत्यक्षवाद के बारे में, या कह सकते हैं कि ऑगस्ट काम्टे ने चूंकि ये अवधारणा दी है तो इस पर हम लोगों ने बहुत गहराई में चर्चा कर ली है। कार्ल मार्क्स पर भी चर्चा कर ली है, दुर्खीम पर तो करते ही रहते हैं, C.H. कूले पर चर्चा करेंगे। इसका ऑप्शन है बी, C.H. कूले। इनकी बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है, अवधारणा में बात करेंगे तो आत्मदर्पण का सिद्धांत, आत्मदर्पण का सिद्धांत, प्राथमिक समूह की भी बातें करते हैं, और प्राथमिक समूह में तीन चीजों को जोड़ते हैं, परिवार को, पड़ोस को और मित्र मंडली को। इन तीन चीजों को प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या है? आत्मदर्पण की का क्या मतलब है? आत्मदर्पण का मतलब है दोस्तों, जैसे हम कोई काम करते हैं, जिस तरीके से हमारा व्यवहार होता है, उसी प्रकार से समाज उसी दिशा में आगे बढ़ता है, कार्य करता है, उसका निर्धारण उसी प्रकार से होता है। हम समाज को उसी नजरिए से देखने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज के बारे में बात करी? अभी मैंने इसको कल ही ये क्वेश्चन कराया था जब राधा कमल मुखर्जी का आया था। तो देखिए दिसंबर 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, किससे संबंधित है? राधा कमल मुखर्जी से। तो राधा कमल मुखर्जी पहले एस.सी. दुबे के बारे में बात कर लेते हैं। एस.सी. दुबे ने द कमार नामक पुस्तक लिखी थी, और ये इंडियन विलेज नामक पुस्तक भी लिखते हैं, और भी बहुत सारा इनका व्याख्या है। श्रीनिवास की बात अगर हम करें तो श्रीनिवास पश्चिमीकरण की बात करते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं, संस्कृतिकरण की बात करते हैं, लौकिकीकरण की बात करते हैं, प्रभु जाति की बात करते हैं,
फैलाव की बात करते हैं, वोट बैंक के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, योगेंद्र सिंह की बात करते हैं। इनकी पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं के आधुनिकीकरण की बात करते हैं। ये कहते हैं कि भारतीय समाज में परंपरा और प्लस आधुनिकता का द्वंद्व पाया जाता है। किसका किसका द्वंद्व पाया जाता है? परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व पाया जाता है। ठीक, अब अपने उत्तर पर आते हैं राधा कमल मुखर्जी पर। तो राधा कमल मुखर्जी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी भी लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े रहे थे। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। इसमें पहला आता है सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत। इसमें साधन मूल्य और साध्य मूल्य, इसकी भी बात होती है कि हमें जो लक्ष्य चाहिए वो क्या है। अगर हम गलत तरीके से लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सही साधनों का प्रयोग करके अगर हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था के लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये एक इनकी चीज है। ये दूसरा है, समाज शास्त्र को महाविज्ञान कहते हैं। समाज शास्त्र महाविज्ञान कहा, महाविज्ञान है। तो महाविज्ञान कहने के लिए इसमें कई सारी चीजें शामिल होती हैं। इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी प्लस एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज भी यहां पर शामिल होती है। इनका एक कंसेप्ट है प्रवासिता का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? प्रवासिता का सिद्धांत। सामाजिक परिस्थिति का सिद्धांत, सामाजिक मूल्य का सिद्धांत, सामाजिक मूल्य का सिद्धांत। सामाजिक मूल्यों को ये कई भागों में जोड़कर देखते हैं। इसमें तीन है, आध्यात्मिक मूल्य, जैविक मूल्य और तीसरा है सामाजिक मूल्य। तो आध्यात्मिक मूल्य में क्या है? मोक्ष, नैतिकता, सदाचार, ये सब कुछ। मोक्ष,
नैतिकता, सदाचार, ये सारी चीजें आती हैं। जैविक मूल्य में भोजन, निर्वाह, है ना, ये सब कुछ आता है। मकान वगैरह चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। सामाजिक मूल्य में प्रतिष्ठा, सम्मान, न्याय, ये सब कुछ चाहिए। अब राधा कमल मुखर्जी की बुक्स देख लेते हैं, इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं। आर के मुखर्जी, तो द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, फिर द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द लैंड प्रॉब्लम, ऑफ इंडिया, मैन एंड सोसाइटी, द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, फिर फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये 5-6 पुस्तकें हैं जो बहुत जरूरी हैं। हर थिंकर की कुछ 5-6 पुस्तकें ही होती हैं जो बड़ी काम की होती हैं, बहुत जरूरी समझी जाती हैं। तो राधा कमल मुखर्जी के बारे में पूरा विस्तृत विवरण आपके सामने है कि इनके काम क्या हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं, समाजशास्त्र को महाविज्ञान कहा तो क्या क्या शामिल है, सामाजिक मूल्य में क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगी, और भी बहुत कुछ। इनकी पुस्तकें क्या क्या है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने राज्य को बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति कहा। राज्य को बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन की समिति कहा। बुर्जुआ वर्ग का मतलब यह है, यहां पर ये जो बात कही जा रही है मार्क्स के द्वारा। यानी कि जो मैंने पीछे बताया था, राज्य को एक शोषणकारी संस्था मानते हैं ये। वही बात है कि अगर मुकेश अंबानी जैसे चाहते हैं वैसे हो जाता, दिसंबर 2015 में पूछा गया, अगर अमीर आदमी कोई अपराध किए होता है तो उसको सजा नहीं मिलती, एक पॉलिटिशियन को भी मिल जाएगी लेकिन पूंजीपति को नहीं मिलेगी, पूंजीपति सदैव बना रहेगा, है ना। तो ये इस तरीके की बात कहते हैं कि जो है जो बुर्जुआ वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, दरअसल ये वर्ग की अवधारणा इनकी 2 प्रकार की है। ऊपर वाला थोड़ा सा वर्ग है, ये वाला, यह है बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ या बुद्रोजी बेसिकली एक जर्मन शब्द है, इसको आप पूंजीपति समझ सकते हैं। बाकी पूरा क्या है, मजदूर वर्ग या सर्वहारा है, या सर्वहारा या प्रोलेटेरियट इंग्लिश में वो उसमें जर्मन में बोलते हैं। तो
ये जो बुर्जुआ है ये थोड़ा सा है परंतु पूरी व्यवस्था पर कंट्रोल बनाता है। तो प्रबंधन के लिए समिति बनी है कि अमीर लोग हैं, जैसे मान लो ऐसा समझो कि कोयले की फैक्ट्री है, कोयले का ऑक्शन होना है और उसमें कई सारे लोग ऑक्शन करेंगे, लेकिन वो पहले से तय कर लेंगे कि इस बार कोल ऑक्शन में इससे ज्यादा बोली हम लगने ही नहीं देंगे। आपस में ही तय कर लेते कि इससे ज्यादा बोली कोई लगाएगा ही नहीं लगाएगा। तो वो आराम से बहुत ही आसानी से पूरे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं। यहां पर एक आर्थिक निर्धारणवाद का भी कंसेप्ट आएगा। अब देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, क्रांतियां इतिहास की वाहक है या इंजन है, कार्ल मार्क्स ने कहा। तो इनका एक कंसेप्ट है आर्थिक निर्धारणवाद का, जिसमें एक कंसेप्ट है इनका बेस। ठीक, जैसे ये बेस है, बेस का मतलब है आधार, यानी कि पूंजीपति जिनका उत्पादन के साधन पर नियंत्रण है। यानी इंडस्ट्री इन्हीं की है। और फिर है सुपर स्ट्रक्चर, तो कहते हैं जिनका पैसे पर कंट्रोल है, वो सब चीजें कंट्रोल करते हैं, चाहे राज्य हो, चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे धर्म हो और चाहे जनता हो। सब चीजों का निर्धारक यही, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर बेस वाला, सुपर स्ट्रक्चर ऊपर वाला। कि ये किसी भी अमीर आदमी के, यहां इनके लोगों का प्रभाव देखते हो, गरीब आदमी को। अभी एक पोर्शे कार से एक लड़के ने जो है 2 इंजीनियर लड़कों को मार दिया एक्सीडेंट में। उससे कहा गया कि तुम जो है क्या करो, 300 शब्दों का एक निबंध लिखो, हम तुम्हें जाने देंगे। मतलब ये उस आदमी का कह सकते हो कि करिश्मा है ना। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं कि जिसका बेस पर कंट्रोल है वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। इसलिए मार्क्स कहता है कि राज्य क्या है, एक शोषणकारी संस्था है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में संरचनावाद का प्रणेता कौन है। तो स्ट्रक्चर की बात मैंने क्या बताया था, लेवी स्ट्रॉस बहुत करते हैं। कौन बहुत करता है, लेवी स्ट्रॉस। स्ट्रक्चर की बात बहुत करते हैं। कौन बहुत करता है, लेवी स्ट्रॉस। स्ट्रक्चर की बात बहुत करते हैं लेवी स्ट्रॉस, संरचनावाद की बात करते हैं। ये कहते हैं कि संरचना किसी भी सामाजिक व्यवस्था का क्या है, एक आधार है, उसके बिना कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती, है ना। तो हम लोगों ने पहले लेवी स्ट्रॉस के बारे में भी बात कर ली है, ब्राउन के बारे में बात कर ली है, गिडिंग्स पर तो बहुत ही बात कर ली है। तो अब थोड़ा अल्थुजर पर बात कर लेते हैं। अल्थुजर उत्तर मार्क्सवादी चिंतक हैं। ठीक, इनको आप मार्क्सवाद से जुड़ा देख सकते हो, मार्क्सवादी लिखता हूं, चिंतक है। ठीक है, इनकी पुस्तकें फॉर मार्क्स जो बहुत पूछी जाती हैं, फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, रीडिंग कैपिटल, प्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर, प्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री,
तो ये सारी चीजें हैं। इन्होंने सामाजिक संरचना की भी बात करी, सामाजिक संरचना की बात करी, जिसमें इन्होंने अर्थव्यवस्था, विचारधारा और राज्य व्यवस्था, इन तीन चीजों की भी बात करी। ठीक है, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स, यानी कि युवा मार्क्स में मार्क्स के जो प्रारंभिक विचार थे, परिपक्व मार्क्स में जब मार्क्स के बहुत और मजबूत मेच्योर विचार आए, उनकी बात करते हैं। अति निश्चयवाद की बात करते हैं, का कंसेप्ट इनका है। एक इनका कंसेप्ट आईसीए मॉडल भी है, आईसीए मॉडल की भी बात करते हैं। ठीक है, आईसीए मॉडल की भी बात करते हैं। तो यह है डेहरेनडॉर्फ। अगला नाम आता है निम्नलिखित में से किसने मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए संदर्भ में द्विवर्गीकरण प्रणालियों का प्रयोग किया। संदर्भ में द्विवर्गीकरण प्रणालियों का प्रयोग किया। दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो द्विवर्गीकरण प्रणाली मतलब मैलिनोवस्की या लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, बाइनरी अपोजिशन, की बात यहां पर होती है कि ब्लैक है तो व्हाइट है, दिन है तो रात है वाली बात। सिगमंड फ्रायड क्या है? मनोवैज्ञानिक है। सिगमंड फ्रायड की अवधारणा कैसी? मनोवैज्ञानिक अवधारणा का प्रतिपादक है। कैसी अवधारणा है सिगमंड फ्रायड की? मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। हाइमन द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, यानी संदर्भ समूह को सर्वप्रथम यही बताते हैं। ठीक है, अगला है सामाजिक संरचना के सिद्धांत में किसने भूमिकाओं के निर्णायक, पर्याप्त रूप से संगत और परिधीय, चारों तरफ उसके का वर्गीकरण किया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। जैसे भूमिका की बात आएगी वैसे आप हमेशा एसएफ नडेल लगा देना। याद रखिएगा, जैसे भूमिका की बात आए वैसे ही आप एसएफ नडेल लगा देना और कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे ही सामाजिक भूमिका की बात आए वैसे ही आप एसएफ नडेल लगा देंगे बस। इसकी बुक है फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये कहते हैं सामाजिक संरचना विभिन्न व्यवस्थाओं का संयोजन मात्र है। संयोजन का मतलब मिला जुला स्वरूप। जो हमारी सामाजिक संरचना है, जैसे पूरा बॉडी है ये मान लो, तो इसमें आंख, कान, नाक, मुंह, पैर, दिल, फेफड़ा,
किडनी, लीवर सब सही ढंग से काम कर रहे हैं तभी ये शरीर चल रहा है। अगर ये सही ढंग से काम ना करें तो नहीं चलेगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो इसलिए ये कहते हैं कि इस विभिन्न संरचनाओं का एक संयोजन है, एक सही ढंग से चल रही है तभी सब चीजें सही से काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बाफ नहीं कहते हैं, द गोल्डन बॉ कहते हैं। द गोल्डन बॉ फ्रेजर कहीं दिया है, द गोल्डन बॉ जेम्स फ्रेजर। डी का तीसरा, तो डी का तीसरा एक जगह मिल गया, बस यही सही है। ठीक है, सी ऑप्शन। पहले का दूसरा सोशल एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चर फंक्शन एंड प्रिमिटिव सोसाइटी। बी का चौथा रेडक्लिफ ब्राउन, द स्ट्रक्चर ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये एसएफ नडेल। यानी आंसर क्या होगा, सी होगा। एलिमिनेशन मेथड मैंने यहां इसलिए करके दिखाया कि अगर आपको एक विकल्प 100% करेक्ट है और दूसरे उसके साथ नहीं अलाइन हो रहे हैं तो आपका समझ लो वहीं पर काम हो गया, वहीं पर आपने सीख लिया चीजों को। वरस्तेहन उपागम किसने दिया? वरस्तेहन मतलब होता है, मैक्स वेबर ने दिया है। इसका मतलब होता है, ये जर्मन शब्द है, पहले तो ये चीज याद रखिएगा, जर्मन शब्द है। इसका मतलब होता है व्याख्यात्मक समझ। जैसे आजकल आप लोग पॉडकास्ट सुनते हो ना कि कोई पूरी अपनी जर्नी बताता है, व्याख्यात्मक समझ, किसी चीज को हल्के में ना करके पूरा डिटेल में उसको समझना, उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर इसमें एक थिंकर है टॉनीज, इनका एक कंसेप्ट है सामाजिक सत्व का सिद्धांत। समनर फोकवेज इनकी पुस्तक है, इसको समाजशास्त्र की बाइबल भी बोलते हैं। समाजशास्त्र की बाइबल भी बोलते हैं, दुर्खिम को पता ही है। तो टॉनिस समुदाय व समाज की बात बहुत करते हैं, यानी कि जेमिन साफ्ट एंड जेसल साफ्ट जब भी आए तो आप टॉनिज लगाएंगे। इनका जनमत पर काफी व्यापक विचार है, जनमत पर टॉनिज का विचार है। तो आंसर यहां क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2015 में पूछा गया है कि किसने आत्मसंतुष्टि की भविष्य कथन के संबंध में लिखा? आत्मसंतुष्टि के भविष्य कथन। तो भैया आत्मसंतुष्टि का जो भविष्य कथन ये पहले भी आ चुका है, रॉबर्ट किंग मर्टन इसका सही जवाब होगा। लेकिन हम यहां पर सबकी बात कर चुके हैं, पेरेटो की बात नहीं कर रहे हैं। तो पेरेटो एक चक्री सिद्धांतकार है। इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी। ये सट्टेबाज की अवधारणा देते हैं, किराया जीवी की अवधारणा देते हैं, जो लोग किराया खाते रहते अपने घर का। फिर क्रिया को दो तरीके से बताते हैं, एक है तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया मतलब जैसे तुम दुकान पर जाते हो, वही सामान खरीदते हो जो तुम्हें सबसे पसंद है। और दूसरा है अतार्किक क्रिया। अतार्किक क्रिया जो आप अपने परिवार और दोस्तों के संदर्भ में करते हो, वो है अतार्किक क्रिया। हाँ बस जस्ट ठीक है। फिर धर्म और जादू को पवित्र विज्ञान के रूप में किसने बताया? ठीक है, धर्म और जादू को पवित्र के रूप में किसने बताया? तो दुर्खीम ने इसको पवित्र के रूप में दर्शाया है। फिर मानव समाज को गतिशील संतुलन के रूप में किसने व्याख्यायित किया है? तो इसका जवाब होगा पार्सन्स। और अंतिम प्रश्न है, तार्किक और अतार्किक क्रिया के बारे में किसने बात करी? तो विल्फ्रेडो पेरेटो ने बात करी। ठीक है, तार्किक अतार्किक क्रिया की बात कौन करता है? विल्फ्रेडो करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत ही व्यवस्थित और शानदार लगा होगा।
समय की कमी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।